सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 8 अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंडवर्क। अब हमको जानकारी लेनी है, यूजर से पता करना है कि आपको क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, क्या क्या आपकी जरूरत है। तो इसमें पहली चीज जो आएगी वो है आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स एक कॉम्बिनेशन है, समझ लीजिए एक पूरा एक नाम है जो कई लोगों को एक साथ दिया गया है। यानी अगर हम ये स्टेक होल्डर ऐसे बताएं तो इसमें आपके कस्टमर होंगे, कोई प्रमोटर हो सकता है, कोई यूजर हो सकता है, कोई आपका फाइनेंसर हो सकता है, इस प्रोजेक्ट का कोई बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो सकता है। तो इन सबको मिला के हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो कौन कौन से हमारे स्टेप्स होंगे, कौन कौन से तरीके होंगे कि हम शुरुआत करें रिक्वायरमेंट या जरूरतों को जानने की, और सबसे बड़ी बात समझने की। अंडरस्टैंडिंग बोला है, नॉट ओनली नोइंग द इंफॉर्मेशन, जानना नहीं है, समझना भी है। तो सोमरविल साहब और सॉयर, सोमरविल साहब ने तो बाकायदा एक किताब लिखी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। तो इन्होंने स्टेक होल्डर को बताया, एनीवन हु बेनिफिट्स इन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे फ्रॉम द सिस्टम विच इज बीइंग डेवलप्ड। अब कोई सिस्टम बोलिए, सॉफ्टवेयर बोलिए, तो ये जो डेवलप हो रहा है, ये जो आप बना रहे हैं, इससे कुछ डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं या जुड़े हुए हैं, कुछ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो सीधे तौर पे या किसी और तौर पे सॉफ्टवेयर से या सिस्टम से जुड़े हुए हैं, या जिनको फायदा या नुकसान या कहे बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये दोनों ही लोग, तरीके के लोग, इनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक का मतलब होता है कि इसमें कोई भागीदारी या हित हो इनका। होल्डर मतलब जो भागीदारी रखते हैं। अभी कौन कौन हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ये बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर हो सकते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं। ये प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं जो प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे, जो आप बनाएंगे, या फिर अपने इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं। कई लोग होंगे जो मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि यही लोग आपसे इंटरेक्ट करने वाले हैं। बहुत सारे कस्टमर होंगे जो आप उस कंपनी के अंदर के भी होंगे, बाहर के भी होंगे। वो लोग जो इसे यूज करने वाले हैं, जिसको हम एंड यूजर कहते हैं। कई कंसल्टेंट होते हैं, यानी कि जानकारी अगर किन से लेनी है वो लोग हो सकते हैं। प्रोडक्ट इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर भी है तो प्रोडक्ट इंजीनियर भी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोग तो खैर है ही है। जो सपोर्ट करेंगे वो भी स्टेक होल्डर है, और जो मेंटेन करेंगे सॉफ्टवेयर को, यानी कि आप डिलीवर करने के बाद उसको सपोर्ट भी तो देंगे, वो लोग हैं। ऐसे तमाम तरीके के लोगों को हम स्टेक होल्डर कहते हैं। हर एक स्टेक होल्डर का अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपना एक सोच उस सॉफ्टवेयर के प्रति होता है, क्योंकि किसी को कुछ फायदा हो रहा होगा, किसी को कुछ फायदा हो रहा होगा। तो किस किस को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। इंसेप्शन का मतलब ये होता है शुरुआती दौर, जब प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइज होता है, शुरुआत होती है। तो जब शुरुआत होगी तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है। वो लोग जिनका मैंने एक आपको लिस्ट बताई यहां पर, या इन लोगों का नाम बताया, ऐसे और भी हो सकते हैं। आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है 1 2 3 ऐसे करके, जो लोग रिक्वायरमेंट, जो उनकी जरूरतें हैं, उसमें आपको मदद करें या फिर उस जानकारी को देने में आपका सहयोग करें, कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो उन लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। अब ये जो लिस्ट है ये बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आपने पहले साहब से फोन किया, पहला आदमी जो मान लीजिए आपकी ये कंपनी है और एक साहब ने फोन किया कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये पहला आदमी हुआ। मान लीजिए आपने उनको फोन किया, हाँ जी ठीक है साहब, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, और किससे बात करनी है मुझे, तो वो किसी और का नाम लेंगे, फिर किसी और का नाम लेंगे। तो ऐसे जो लिस्ट है ना, ये बढ़ती रहेगी। लिस्ट विल ग्रो, क्योंकि आप और लोगों से पूछेंगे कि किस किस से बात करूं, भाई मुझे तो सॉफ्टवेयर समझना है, हमें बनाना है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अब हर आदमी का सोचने का तरीका, समझने का तरीका या फायदे नुकसान का तरीका अलग अलग होता है। तो यहां पर हमको सबसे पहली चीज समझनी है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण या व्यू, वो क्या सोचते हैं, ये हमें लेने पड़ेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, कोई मार्केटिंग ग्रुप वाला आदमी, आपको जैसे सॉफ्टवेयर बनाना है और ये कंपनी को सॉफ्टवेयर बनवाना है।
अब इसमें मार्केटिंग वाले जो लोग होंगे, मार्केटिंग ग्रुप वाले जो होंगे, जो सेल्स करते हैं, मार्केट करते हैं, वो किस लिए होंगे? वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि हम जो सॉफ्टवेयर बनवाने वाले हैं या जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें क्या फंक्शन और फीचर होने चाहिए, क्या विशेषता और क्या ये कार्यविधि होनी चाहिए इसकी, ताकि जो आपका मार्केट है, उन लोगों का जो मार्केट है जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, वो एक्साइट हो जाए, वो खुश हो जाए या उसको हम बेच सकें। ये इनका दृष्टिकोण हो सकता है। बिजनेस मैनेजर जो होते हैं, जो पूरे व्यवसाय को मैनेज करते हैं, प्रबंधन करते हैं, उनका क्या होगा? उनका यह है कि भाई हमारा एक बजट है, उसके अंदर काम हो जाए। और दूसरा यह है कि मार्केट में ये अलग अलग जो विंडोज हैं उनको हम कैटर कर सके, यानी अलग अलग तरीके के जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको हम कैटर कर सके या उनको टारगेट कर सके। एंड यूजर्स का मतलब यह है कि भाई हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके, जो अल्टीमेटली यूज करेंगे इसको यूज कर सके, आराम से यूज कर सके और ज्यादा हार्ड ना हो इसको समझना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो क्या होंगे? उनका ये होगा कि हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं यहाँ के, वो क्या करेंगे? वो ये कोशिश करेंगे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो नॉन टेक्निकल है या जिनको थोड़ी सी ये कहें कि हम वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं आते, जिनको हम समझाने की कोशिश ना भी करें, उनके लिए ये सब तो ठीक रहे, लेकिन हम ऐसा फंक्शन और फीचर बना दें जो हम आगे चल के और मार्केट कर सके, ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो और मार्केट हो। जो सपोर्ट इंजीनियर्स हैं वो ये कोशिश करेंगे यार सॉफ्टवेयर बना तो दिया किसी ने, इसको हमें सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट करने के लिए ये मेंटेनेबल होना चाहिए, तो मेंटेनेबिलिटी इसकी अच्छी हो ताकि कल को कोई यूजर आके हमसे कहे कि भाई इसमें चेंज करो, तो हम चेंज कर सके। वर्किंग टुवर्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ काम करना, कोलैबोरेशन का मतलब होता है समन्वय। अगर आप गए, आपके 5 स्टेक होल्डर है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको 5 अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग व्यू, अलग अलग सोच मिल जाएगी। हो सकता है 5 से ज्यादा मिल जाए, 10, 15, तो आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज मिलेंगे। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये बहुत जरूरी है इन लोगों के साथ। वो हम कैसे अचीव करेंगे? यानी कि जो स्टेक होल्डर है, यानी जो भी इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट या लॉस होता है जिसका इस सॉफ्टवेयर से, और जो लोग सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, उनके बीच में एक समन्वय, एक एकता, एक बातचीत कैसे होगी? देखिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम यहां से शुरू होता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम ही यही है कि वो रिक्वायरमेंट या जरूरतें कैसे ले। पहली चीज वो जानने की कोशिश करे कि एरियाज ऑफ कॉमनैलिटी क्या है। यानी जैसे मैंने कहा ना, यहां 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये किस किस बात पे एग्री होते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर में जो मेन्यू बार होना चाहिए, या कोई कहे कि सॉफ्टवेयर में हम हमारे टैब्स बना दीजिए, ये टैब्स पे एग्री हो गए सारे के सारे, मेन्यू पे नहीं हुए, तो इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कॉमनैलिटी। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है कि ये साहब कह रहे हैं खेत और ये साहब कह रहे हैं खलिहान, यानी इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, वो है तो एक, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग है। ये कहते हैं कि मुझे टायर इस तरीके से घूमने वाला चाहिए, ये कहते हैं हमें टायर इस तरीके से घूमने वाला चाहिए, तो यहां पर एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम है कि वो पता करे कि ये किस पे एग्री हो रहे हैं, किस पे नहीं एग्री हो रहे हैं। ये हो गया। अब मैंने जैसे कहा कि कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, इनके साथ बातचीत बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप सारी की सारी दृष्टिकोण ले लेंगे, इनके व्यूज ले लेंगे, तो जो बिजनेस मैनेजर होता है या एक सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट होता है, जिसको हम प्रोजेक्ट चैंपियन भी कहते हैं, उस प्रोजेक्ट का सबसे समझदार या सबसे जिसे कहें पावरफुल आदमी, जो इन चीजों को पता करेगा कि भाई कौन सी व्यू, कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा व्यू हमें रखना है और किसको हमें हटा देना है। आस्किंग दी फर्स्ट क्वेश्चंस, ये एस्टैब्लिशिंग दी ग्राउंडवर्क में हम कैसे जानकारी लेंगे किसी से? हम जैसे कभी रास्ते में जाते हैं तो पूछते हैं ना कि भाई ये रास्ता, ये मुझे इधर जाना है, यहाँ मार्केट जाना है, बताइए कौन से रास्ते से जाऊं मैं? यही तो सवाल जवाब करते हैं। तो बगैर सवाल जवाब किए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चन होते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चन का मैं अभी मतलब बताता हूं आपको। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शुरुआती दौर में पूछे जाते हैं। शुरुआत में आप सीधा एकदम डिटेल या ये चीज नहीं जानना चाहते, आप कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें मेन चीज ये होता है कि प्रोजेक्ट जो आप बनाने वाले हैं उसका आप, या फिर जो सॉफ्टवेयर बनवाने वाले हैं
उसका गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, और उस प्रोजेक्ट से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तभी तो हम उस हिसाब से बनाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो पूरी तरीके से आप उससे डिटेल निकलवाने वाले नहीं है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हु इज बिहाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ दिस वर्क, ये जो काम आपने दिया है उसके पीछे कौन है जो ये काम करवाना चाहता है, कौन कौन ये सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, या सोल्यूशन क्या क्या होगा, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले, अगर हम ये सोल्यूशन पूरा करते हैं तो किस किस को इकोनॉमिकली या पैसे के रूप में बेनिफिट होगा, फायदा होगा। या आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई और सोर्स है, या कहेंगे इज देयर अनदर सोर्स, मतलब कोई और सोर्स है जहां से आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये मतलब जनरल क्वेश्चन हो गए, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चन है। मतलब किसी एक फील्ड में ना जाके आपने एक बड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा। अब इससे आपका क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप इन सब से जानना चाह रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, या अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो फिर इनको क्या मेजरेबल बेनिफिट मिलने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। दूसरा कि क्या और सारे अल्टरनेटिव हमें मिल सकते हैं, और जगह मिल सकती है, या कहीं और से ये सॉफ्टवेयर बन रहा है या बनाया जा सकता है। तो बस इससे आपको आपका मार्केट भी पता चलेगा, आपको अपना कंपटीशन भी पता चलेगा। अब ये सवाल हो गए ना, इसके बाद आप क्या सवाल पूछने वाले हैं। इसके बाद जो सवाल आएंगे वो सवाल होंगे जानकारी लेने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम, जो कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाने आपके पास आया है वो कोई प्रॉब्लम लेके आया है, तो प्रॉब्लम क्या है उसकी, और उसके परसेप्शन क्या है, उसकी क्या क्या सोच है, किस किस एंगल से वो सोचता है। जैसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज गुड आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय अ सक्सेसफुल सॉल्यूशन। अगर हम ये सॉल्यूशन बना दें तो आप इससे क्या, आपको बेनिफिट होने वाला है, क्या आप इससे आपको फायदा मिलेगा, आप आउटपुट क्या निकालेंगे, और कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिससे जो हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उससे आपको फायदा होगा या सोल्यूशन मिलेगा, क्या क्या चीज आपकी ऑटोमेट हो जाएगी। आप क्या हमें ऐसा बता सकते हैं, कोई ऐसी जगह या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर वो वातावरण जहां पे व्यवसाय काम करने, आपका व्यवसाय काम करता है, जहां पर इस सोल्यूशन को, हमारे सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा, ये आप पूछ सकते हैं। क्या आपकी कोई कंस्ट्रेंट है, क्या कोई परफॉर्मेंस इश्यूज है, यानी कि इसको इतने टाइम में ये करना चाहिए, ये इसकी रास्ते हैं, ये इसकी रुकावटें हैं, क्या ये चीजें आप बता सकते हैं। ये सवाल आप पूछ सकते हैं। ये दूसरे लेवल पे सवाल हो गए। अब तीसरे लेवल पे जो सवाल होते हैं उनको हम कहते हैं मेटा क्वेश्चंस। क्वेश्चन अबाउट अ क्वेश्चन इज मेटा क्वेश्चन। सवाल के बारे में जो आपने सवाल पूछे ना, उसी पे जो सवाल पूछे जाएंगे, यानी जो आप उनसे बातचीत कर रहे हैं उसी पे जो सवाल है कि भाई बातचीत सही है कि नहीं। अब मैं सवाल बताता हूं तो आप समझ जाएंगे क्यों इसको मेटा क्वेश्चन कहते हैं। मेटा मतलब ये होता है डेटा अबाउट डेटा। अगर आपके सामने कोई डेटा है, इसके बारे में अगर कोई डेटा है तो उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। इसी तरह सवालों, उन सवालों के ऊपर जो सवाल है उसे हम मेटा क्वेश्चन कहते हैं। तो ये सवाल कम्युनिकेशन एक्टिविटी पे ही है। आर यू द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चंस, आर योर आंसर्स ऑफिशियल। आप पहले पूछ लीजिए, क्या साहब आप सही आदमी हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, क्या आपके आंसर मैं इसको नोट डाउन कर सकता हूं, आधिकारिक तौर पे दर्ज कर सकता हूं। अगर आपको वो वही ना कर दे, इसका मतलब आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। इसीलिए इसको मेटा क्वेश्चन कहते हैं। आर माय क्वेश्चन रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम दैट यू हैव। क्या मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो रेलिवेंट लग रहे हैं आपको, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी और डायरेक्शन में, किसी और एंगल में जा रहा हूं, आपके सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहा हूं। एम आई आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस। क्या आपको लग रहा है कि मैं जरूरत से ज्यादा सवाल पूछ रहा हूं। कोई और ऐसा है जो मुझे इंफॉर्मेशन या जानकारी और दे सकता है। क्या मैं कुछ और भी पूछ सकता हूं इसके अलावा, या जो मैं पूछ रहा हूं वो गलत तो नहीं है, कुछ और पूछूं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये पहला एनकाउंटर या पहली जो बातचीत हो रही है वहां पर ये पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब आप रिक्वायरमेंट पहले दौर में जो आपको मिल जाएगी या मिलने लगेगी, तब आप इसका एलिसिटेशन करेंगे। एलिसिटेशन का मतलब होता है इसका फैलाव, इसको बढ़ाएंगे या उगलवाएंगे, निकलवाएंगे। मतलब आपने जो जाना है उससे रिक्वायरमेंट पैदा करेंगे आप कि भाई हाँ, इन्होंने जो ये कहा है इसका मतलब ये है कि मुझे ये देना है इनको। अब इससे क्या होगा कि आपके पास, क्योंकि मैंने बताया ये प्रॉब्लम है, जो सॉफ्टवेयर है वो तो प्रॉब्लम को लेके आया ना आपके सामने, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप। फिर आप बातचीत करेंगे इनसे कि भाई ये ऐसा ऐसा होना था ना, ये इस कॉस्ट में, इस बजट में होगा, ये इस टाइम में होगा, और फिर फाइनली स्पेसिफिकेशन तैयार होंगे। NFR
या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कुछ रिक्वायरमेंट फंक्शनल होती है, कुछ रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल होती है। सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, तो यूजर बताएगा आपको। तो कई सारे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरतें होती हैं जो उत्तर देती है व्हाट द सिस्टम शुड डू, सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा। उसमें प्रोडक्ट के फीचर होंगे, यानी उसमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या आपको एक्शन, क्या क्या क्रिया डालनी है, वो यूजर रिक्वायरमेंट से निकल के आएंगे। और कई सारे होते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दो तरीके के रिक्वायरमेंट होते हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल का मतलब ये होता है कि ये जो काम कर रहा है ये कैसे कर रहा है, कहने का मतलब कितनी देर में कर रहा है, क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस इसमें वो है वैसा है, क्या सिक्योरिटी इसमें ऐसी है, क्या इसमें यूजेबिलिटी है कि नहीं, यूजर यूज करे तो मजा आ जाए उसको। तो यूजर की जो एक्सपेक्टेशन है ना, प्रोडक्ट का फीचर क्या क्या उसमें आपने डाल दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया, वो तो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अंतर्निहित जो चीज है, क्योंकि जो चीज हो रही है वो कैसे हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, हमारी जो जरूरतें हैं वो इम्प्लिसिट जो जरूरतें हैं वो हुई है कि नहीं पूरी, इसमें, इसको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो एनएफआर वो क्वालिटी एट्रीब्यूट भी हो सकता है, जैसे मैंने क्वालिटी बताया, यूजेबिलिटी हो गया, या आप कहें कि सिक्योरिटी हो गई, परफॉर्मेंस हो गया, ये सारी की सारी, ये मेंटेनेबिलिटी हो गई, ये सारी क्वालिटी में आती है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है। या परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट हो सकता है कि भाई इतने देर में ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर मान लीजिए 5 मिनट ले रहा है आपका, और इंडस्ट्री में यही फाइल ट्रांसफर मान लीजिए 30 सेकंड में हो जाता है, किसी कोई मान लीजिए 1 GB का ले लीजिए, तो ये परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट हो गया। सिक्योरिटी एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको यहां भी दर्ज किया कि हर एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मांगता है, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन मांगता है। अगर वो ऐसी जगह यूज हो रहा है जहां पर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू है, तो वहां सिक्योरिटी एट्रीब्यूट लगेगा। या फिर कोई जनरल कंस्ट्रेंट है सिस्टम पे, यानी आपने कहा कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, वो उसको आप कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, या बाउंड्री कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग सोचते हैं कि यूजर हमारे पास आया, उसने हमें रिक्वायरमेंट बता दी, हमने फटाफट उसको इंप्लीमेंट कर दिया, इसके हम फंक्शनैलिटी बना ली हमने, वो जो चाहता था हमने इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर वो अच्छा यूज करने में अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दी है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसको बहुत सारे उसमें बग्स हैं, या बहुत सारी चीजें उसमें देख सकते हैं, अगर वैसे नहीं है तो कितने आपने सारी फंक्शनैलिटी पूरी भी कर दी, लेकिन फिर भी वो अनयूजेबल रहेगा, मतलब उसको यूज करने का कोई फायदा तो रहेगा नहीं, है ना। तो क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट, जो मैं आगे भी बात करूंगा, ये एक तरीका हो सकता है जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट को सीधा हम, मतलब जो कस्टमर बोलता है उसको हम रिक्वायरमेंट में चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो अनस्पोकन कस्टमर नीड है, कई चीजें यूजर बोलता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, उसको अगर आप रिक्वायरमेंट बना दें या तब्दील कर दें, उसको हम QFD कहते हैं, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसको हम अलग से नॉर्मली दर्ज करते हैं, जो आपने इंडस्ट्री में भी सुना होगा, SRS होता है, इसके अलग अलग नाम मैं बताऊंगा आपको, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। इसमें इन सब रिक्वायरमेंट को दर्ज किया जाता है। इसका मैं आपको वो दिखा चुका हूं कैसे ये बनाया जाता है, इसके कंटेंट भी दिखा चुका हूं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जैसे QFD का यूज किया, अब QFD का जब यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अनस्पोकन रिक्वायरमेंट है, यूजर कुछ कई चीजें बोलता ही नहीं है, यूजर आएगा और कई चीजें वो बोलेगा कि ये तो ऑब्वियस चीज है, इसको मैं क्या बताऊं, तो वो उसके साथ हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे एक 2 फेज अप्रोच आपको बताता हूं, कैसे हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पता करेंगे। देखिए, पहले फेज में हम क्या करेंगे, कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे। गाइडलाइंस क्या क्या हो सकती है? गाइडलाइंस हो सकती है जैसे कौन सी हम प्रैक्टिस अच्छी वाली यूज करेंगे, कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल यूज करेंगे, कौन से पैटर्न्स यूज करेंगे, तो हमने ये गाइडलाइन तय कर दी। उसके बाद हम NFR डिसाइड करेंगे कि भाई हम यूजेबिलिटी, कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो यूजेबिलिटी एड्रेस कर रही है, कौन सी रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी कर रही है, कौन सी रिक्वायरमेंट जो सिक्योरिटी कर रही है। तो रिक्वायरमेंट ये आपकी NFR से हो गई, बेसिकली रिक्वायरमेंट हो गई, वो हम बना लेंगे एक लिस्ट। अब जो एक टेबल बनाएंगे NFR का, उसको देखिए ऐसे बनाएंगे हम टेबल। एक आइडिया मैंने यहां देने की कोशिश की है। तो इस टेबल में हम क्या करेंगे, जो कॉलम लेबल्स हैं उसमें हम NFR लगाएंगे, यानी जो कॉलम है
इसमें हम NFR लगाएंगे। NFR का मतलब ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट 1 हो गई, ये रिक्वायरमेंट 2 हो गई, ये रिक्वायरमेंट 3 हो गई। हो सकता है रिक्वायरमेंट आपकी टेस्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, ये हो सकता है रिक्वायरमेंट आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ये हो सकता है ना। अब हमारी जो कॉलम होंगी उसमें गाइडलाइंस है हमारी, ये हमारी गाइडलाइन 1 है, ये गाइडलाइन 2 है, ये गाइडलाइन 3 है। गाइडलाइन 1 जो हो सकती है वो कौन सी प्रैक्टिस आप यूज करना चाहते हैं, गाइडलाइन 2 हो सकती है कौन सा आर्किटेक्चर आप स्टाइल यूज करना चाहते हैं, कौन सा पैटर्न आप यूज करेंगे, गाइडलाइन 3 हो सकती है। जैसा टेबल बन गया, अभी एक रिलेशनशिप मैट्रिक्स बन गई। यहां पर क्या होगा, हर एक गाइडलाइन को हम दूसरे के साथ चेक करेंगे। कहने का मतलब हम गाइडलाइन 1 को गाइडलाइन 2 के साथ चेक करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए, हम गाइडलाइन 1 को गाइडलाइन 3 के साथ चेक करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये रिक्वायरमेंट 2 हो गई, तो हम इस गाइडलाइन को इस गाइडलाइन के साथ चेक करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए, फिर हम इस गाइडलाइन को इस गाइडलाइन के चेक करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है जी, ये हम चेक करेंगे, मतलब इन दोनों को हम चेक करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट हमने इसमें तय की है। क्लियर हो गया। अब ये जो हमने तय किया कि ये गाइडलाइन इस रिक्वायरमेंट के लिए, ये दोनों जो गाइडलाइन है जो हमने तय किया या फिर जो भी हमने तरीका सोचा है सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, तो हमने ये देखा ये जो गाइडलाइन 1 और गाइडलाइन 2 इस रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इस रिक्वायरमेंट के लिए R1 के लिए गाइडलाइन 1 और गाइडलाइन 2 इसकी बात कर लेते हैं। हो सकता है ये दोनों बिल्कुल सेम बात कह रही हो, दोनों एक ही चीज कह रही हो, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग है। अगर सेम बात कह रही है तो हम ओवरलैपिंग कहेंगे। हो सकता है कि ये जो कह रही हो इसका बिल्कुल उल्टा गाइडलाइन 2 कह रही हो, इसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग। हो सकता है गाइडलाइन 1 गाइडलाइन 2 बिल्कुल अलग बात कह रही हैं, दोनों अलग ही भिन्न भिन्न बात कर रही हैं, उसको हम कहेंगे ये दोनों इंडिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के तहत। तो यहां पर हमने क्या किया कि जो सेकंड फेज में हम करेंगे कि हम टीम जो है वो प्रायोरिटाइज करेगी कि कौन सा हमारा जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कैसे प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। इसके लिए वो एक सेट बनाएंगे, होमोजेनियस सेट। तो NFR मान लीजिए, ये NFR है, मतलब रिक्वायरमेंट ये R1 R2 R3 ऐसे करके रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी RN। तो हमने क्या किया, एक सेट इसका बना लिया, ऐसी RN-1 इसका एक सेट बना लिया, हमने सेट बना लिया इसका, ठीक है, होमोजेनियस सेट बना लिया NFR का। अब यहां पर हमने डिसीजन रूल लगा के बनाया है कि भाई इसके लिए कौन सी गाइडलाइन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी और कौन सी गाइडलाइन हमको इंप्लीमेंट नहीं करनी है। ठीक है, ये समझ गया जो मैंने कार्रवाई बताई आपको, यही यहां पर काम हो रहा है। ट्रेसेबिलिटी। अब ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज हुई है, अब कहां से शुरू हुई है, क्या वो वहां से शुरू हुई है वहां तक हम पहुंच पाए, उसे हम ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।